आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है। सो वेलकम टू द पीसीबी पॉइंट और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग सेशन विथ मी, मतलब विथ पीसीबी पॉइंट। ठीक है। सो एनसीईआरटी आपके सबके सामने खुली होनी चाहिए। आपको मेरे साथ साथ चीजें मार्क करनी है, पढ़ना है और सब कुछ यहीं पे याद करके जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे फिर घर जाके रिवाइज करेंगे देन याद करेंगे। चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन है, तो याद सारी चीजें यही होनी चाहिए। फिर बीच बीच में आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो लेके आई हूँ। उसके बाद हाफ ऑफ द चैप्टर हम आज कवर करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। और हो गया इंट्रोडक्शन, अब शुरू करते हैं। चलो देखो, ये सब चीजें तुम पढ़ सकते हो, इसमें कोई इतना क्वेश्चन लायक है भी नहीं, तुम काम काम की चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो तीन मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमको बताए हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके। अब देखो अमोनिया के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। देखो, जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी किसी भी वेस्ट की, वैसे वैसे उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती जाएगी। जितना लेस टॉक्सिक रहेगा ना, उतना कम पानी रिक्वायर्ड होगा एलिमिनेशन के लिए। तो जो टॉक्सिसिटी का ऑर्डर है वो है अमोनिया, यूरिया देन यूरिक एसिड। मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया उससे कम एंड यूरिक एसिड उससे भी कम। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। ठीक है। तीन टेलिज्म वर्ड वाले वर्ड अपन को याद रखने हैं। एक तो अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। ठीक है। तो अब जो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया होता है, ठीक है, उसको अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और ये कौन कौन करता है? बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, bony fishes, all amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. Stay true or false. ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी मैसेज करो, ट्रू है या फॉल्स है। बोनी फिशेस, ऑल एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। बताओ जल्दी। आफरीन, वैष्णवी, सगरिका, जल्दी बताओ। फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? फॉल्स क्यों है? जल्दी ऑल रीजन दो क्यों। ऑल एम्फीबिया है। हाँ, गुड। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल एम्फीबियन। ठीक है। तो अपन को ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि बोनी फिशेस होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, नॉट ऑल एम्फीबियन। क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनोटेलिज्म फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। अब वहीं पे बोनी फिशेस की जगह वो मरीन फिशेस अगर कर देगा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मरीन फिशेस हमको आगे अभी इधर मिलेंगी। ठीक है। तो याद क्या क्या रखना है? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है। अगर हम बोनी फिशेस की जगह वर्ड यूज करें ओस्टियोक्थाइसिस तो सही होगा, ओस्टियोक्थाइस। आफरीन बोलो सही होगा। रिथान्या यस मैम। सही होगा ना, क्योंकि एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है बोनी फिशेस का दूसरा नाम क्या होता है। अब देखो, अमोनिया एज इट इज रीडीली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस एज अमोनियम आयंस। ठीक है। ये बहुत आसानी से सॉल्युबल होता है, इसलिए बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से। कहाँ पे? फिशेस में गिल सरफेस से एक्सक्रीट होता है। अब देखो क्या, एज अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन की जगह और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना, अमोनियम आयन के फॉर्म में ही एक्सक्रीट होता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चलो पहले पढ़ लो फिर। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन
necessitate the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। अब देखो अमोनिया में बहुत ज्यादा वाटर बॉडी से जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है और फिर सॉल्युबल फॉर्म में ही रिमूव होता है। लेकिन जो हम जमीन पे रह रहे हैं, जो प्राणी जमीन पे रह रहे हैं, उनके उनको सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना होता है, ठीक है। तो वो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब देखो, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। हमारी बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, उसका क्या, हम तो अमोनिया एक्सक्रीट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो, जो हमारा लिवर रहता है ना, वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। वो होती है हमारे लिवर में यूरिया साइकिल, ठीक है। देखो, थोड़ा सा इरिटेटिंग है क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज करना पड़ेगा। मैं क्लास कैंसिल भी करने वाली थी, बट मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का फ्लो टूट जाए। लाइक रोज हम एक क्लास ले रहे हैं और जो लोग एकदम रेगुलर है उनके लिए तो ये बिल्कुल ही इनजस्टिस हो जाता, ठीक है। आई नो आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को सब लोग टेस्ट देते हैं, तो आज प्रिपरेशन कर रहे होंगे। करने के लिए टाइम भी चाहिएगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी क्लास के लिए 1 घंटे का वक़्त निकाला, इसके लिए तुम सबको एक ठीक है। थैंक यू। अब देखो, हम कहाँ गए थे? अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। लिवर में कन्वर्ट हुआ अमोनिया से यूरिया, फिर ब्लड में रिलीज हुआ। अब ब्लड जाता है किडनी में और एक्सक्रीट, वो फिल्टर हो जाता है ब्लड और किडनी इसे एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। और ये जो सम ऑफ दिस एनिमल है ना, ये ह्यूमंस है। ह्यूमंस में ऐसा होता है, यूरिया रिसाइक्लिंग होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, आगे है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। अगेन याद रखना है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एस यूरिक एसिड, ठीक है, एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ये और ज्यादा वाटर कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो या तो पेस्ट होता है या पैलेट होता है विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अब देखो, अगला क्वेश्चन है ये, mammals, many terrestrial amphibian and marine fishes mainly excrete urea and are called uricotelic। True or false? जल्दी ट्रू बताओ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। मानवी? फॉल्स। अच्छा, सागरिका फॉल्स बोल रही है। मानवी? जगह फॉल्स। आफरीन फॉल्स। ठीक है। देखो, जल्दी जल्दी मैं गलती कर दी ना, यज्ञ सैनी। अच्छा, कोई देखना है वो तो बताओ यार, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है नाम लेने में। जागियों भी बुलाते हैं मुझे यहाँ। आ जागियों। यज्ञ, ठीक है, जग्गू चलेगा। चलेगा। ठीक है जग्गू। देखो, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक नहीं कर रही है। यूरिकोटैलिक नहीं है, यूरियोटैलिक है। अब ओ और सी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओके अगर मैम। यूरिया बोला है तो यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड होता तो यूरिकोटैलिक। अब ऐसे में जल्दी जल्दी में तुम गलतियां कर देते हो। अब देखो, एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो जल्दी से और आंसर करो। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत हॉरिबल है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट स्टेटमेंट? सेकेंड स्टेटमेंट है, मतलब ये असर्शन था, ये रीजन है। ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of this animal। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होता है बोथ आर करेक्ट एंड ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। फिर बोथ आर करेक्ट पर नॉट द रीजन फॉर द असर्शन। फिर ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। जो भी तुम्हें पता है वो सब बता दो, मैं ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि तुम करते हो असर्शन रीजन सॉल्व। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। बोथ आर करेक्ट और रीजन वो भी बताओ कि वो उसका करेक्ट रीजन है या नहीं। ऑप्शन पता है ना कैसे आते हैं? ताजमा, ताजमा कैसे छूट गई आज?
ताजमा बेटा बताओ। सी। सी क्या है मानवी? लिख दो बेटा एक बार। जल्दी बताओ, कमाल का क्वेश्चन है वो। मैंने खुद बनाया है। बहुत करेक्ट तो ठीक है, बट वो भी तो बताओ। बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट। अच्छा, बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सही है। ठीक है, अब देखो, ये अगर मैं यूरिक एसिड हटा देती, सिर्फ यूरिया रखती, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। यूरिक एसिड हटा के सिर्फ यूरिया, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। फिर तुम सोचते कि ये करेक्ट रीजन हो सकता है। ठीक है, यूरिया ये लोग एक्सक्रीट कर रहे हैं क्योंकि इनका लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसको यूरिक एसिड को साथ में लेके चलना है। ठीक है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी तुम्हारे एफर्ट्स अच्छे थे और तुमने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। अब हम आते हैं आगे। देखो, अ सर्वे ऑफ एनिमल मैम किंगडम इसका प्रेजेंट। आंसर सी ही होगा ना? हाँ, both ओके। statements are correct, but reason is not correct explanation for assertion. ठीक है, ओके मैम। और ओके। correct explanation क्या होगा? For conservation of what? ठीक है, साफ साफ उसके सामने लिखा है, for conservation of water. Okay. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structure. अब देखो, इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक किडनी। तो अब देखो, सम ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर एंड वी आर स्टडीइंग। देखो, अब अगर अगेन अपन को ऐसे पूरा याद करना है एग्जांपल, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल, ये किस किस में होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? फ्लैटवर्म, उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। रोटीफर्स में होते हैं। और अगेन सम एनिलीड्स में होते हैं, ऑल एनिलीड्स में नहीं होते। और सिफेलोकॉडेड में होते हैं, और सिफेलोकॉडेड का एग्जांपल दिया है एम्फियोक्सस। ठीक है, तो ये पूरा याद करना है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करवाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब आता है नेफ्रीडिया। ठीक है, आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ का होते हैं? अर्थवॉर्म में होते हैं और अदर एनिलिड्स में होते हैं। देखो, यहाँ पे सम एनिलिड्स मतलब जितने एनिलिड्स यहाँ हो गए, उसके बचे हुए अदर एनिलिड्स इधर। तो अगर आप एनिलिड्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखें तो क्या क्या आएगा? प्रोटोनेफ्रीडिया भी आएगा और नेफ्रीडिया भी आएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है और फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। उसके बाद आता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। अगेन ऑल इंसेक्ट का नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का है। ठीक है, फिर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। हर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसका यही काम होता है लगभग। फिर आता है एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, और ये काय में होता है? क्रुस्टेशियंस में, लाइक प्रॉन्स। और यहाँ ये मैंने साइड में सारा लिख दिया है। ठीक है, रिवाइज करने के लिए फटाफट। अब हम आते, सॉरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। देखो, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है, अब किडनी के बारे में डिटेल है, रेडिश ब्राउन होती है। क्या शेप होता है? बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिचुएशन, लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक कौन सी हो जाएगी? 12th थोरेसिक, मतलब 12th थोरेसिक वर्टिब्री। और 12th तो ये थोरेसिक वर्टिब्री, और टोटल वर्टिब्री में देखे तो 7 सर्वाइकल थी, देन 12th थोरेसिक, तो ये 19th वर्टिब्री। ठीक है, अगर हम सीरियली अरेंज वर्टिब्री की बात करें तो 19th वर्टिब्री से लेके ये जो हमारी थर्ड लंबर वर्टिब्री होती है वहां तक होता है। ठीक है, वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसलिए हम किडनी को रीट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेरिटोनियम के पीछे होती है।
पर ये अभी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल, मतलब किडनी का है पीछे की साइड सिचुएटेड है। ओके, अब देखो ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness with an average weight of 120 to 170 ग्राम। ये कुछ डेटा है जो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद कर लोगे कि सबसे पहले 10 से 12, फिर 5 से 7, फिर 2 से 3, तो याद हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं मेन फीचर। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच। देखो यहाँ पे ये इनर कॉन्केव सरफेस है, अंदर वाली, वहां पे एक नोच प्रेजेंट है। ठीक है, और नोच को हम बोलते हैं हाइलम। नोच को क्या बोलेंगे, हाइलम। थ्रो विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर। ठीक है, यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर। अब देखो, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। देखो, हाइलम हुआ यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे ये फनल शेप्ड स्पेस बची है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। उसमें छोटे छोटे जो कैलिक्स होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं बहुत सारे, ये हो गए हमारे कैलिक्स। ठीक है, अब देखो, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। ठीक है, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मतलब पहले तो कैप्सूल आएगा, आउटर कवरिंग की बात करें, फिर इनर साइड में दो डिवीजन होते हैं। जो बाहर का पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो अंदर का होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हमें, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा कॉर्टेक्स है। ठीक है, और अंदर अंदर ये जो है, ये ये है हमारा मेड्यूला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी यहाँ पे। देखो, द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, जिनको हम मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं, प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स। द कॉर्टेक्स, अब देखो, ये मैंने तुमको कैलिक्स बताए थे छोटे छोटे, यहाँ पे बताए थे मैंने कैलिक्स। अब ये क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड्स है, और ये कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैलिक्स में। तो जो मेड्यूला है हमारा वो कुछ कॉनिकल मासेस में कन्वर्ट, मतलब अरेंज होके कैलिक्स में प्रोजेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। अब देखो, ये तो मेड्यूला हो गया, ये तो मेड्यूला हो गया, पर बीच बीच में ये कॉर्टेक्स भी यहाँ घुस रहा है ना, ये देखो, मेड्यूला के बीच में। तो देखो, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम, और उन्हीं को बोलते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। अगेन क्वेश्चन है, each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron। अगेन देखो, एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं, तो टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने हुए, टोटल हुए 2 मिलियन। ध्यान रखना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो टोटल कितने हुए, 2 मिलियन। विच आर द फंक्शनल यूनिट्स, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। देखो, एक नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस एंड एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसको ध्यान से देख लो। ये हुआ मेड्यूलरी पिरामिड, ये हुआ रीनल कॉलम, ये हुआ कॉर्टेक्स, ये हुआ कैप्सूल। यहाँ से जा रहा है हमारा यूरेटर, ये है रीनल वेन और रीनल आर्टरी। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, सबसे आगे उन्होंने बनाई है रीनल वेन, फिर है रीनल आर्टरी, और सबसे पीछे है यूरेटर। तो देखो, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, पर उन्होंने टेक्निकली एकदम करेक्ट बनाया है। तो वो पूछ सकते हैं सीक्वेंस, आगे से पीछे का सीक्वेंस, तो उसको याद रखना, वैन, क्या, वैन, पहले वैन, फिर आर्टरी। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला। 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने तुमको दूसरी ट्रिक बता दी, 1 मिनट रुक जाओ। सॉरी सॉरी, एक्चुअली ऐसी ही एक ट्रिक होती है ना, पहले वैन होती है, आर्टरी होती है, फिर नर्व होती है। एमबीबीएस पे बहुत जगह आती है। सो वैन है, आर्टरी है, और एन से अभी मैं, तुम यही मान लो कि नर्व नहीं है तो यूरेटर ही है। ठीक है, वेन, आर्टरी और यूरेटर, ये है एमबीबीएस के साइड इफेक्ट। हर जगह अपनी ट्रिक घुसानी होती है। ठीक है, चलो उसको फिर भी तुम याद कर लेना, अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। अभी तक का सब क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर बेटा? मजा आ रहा है सेशन में? हाँ, मेरी यस तबीयत मैम। थोड़ी ठीक नहीं है,
और मजा आता, वरना चलो अब देखो, अब हम यहाँ से ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। टफ्ट क्या होता है? टफ्ट मतलब होता है गुच्छा। Tuft is गुच्छा। तो glomerulus is the tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery। afferent arteriole किसकी ब्रांच है? a fine branch of renal artery। इसके बाद ध्यान देके पढ़ लो, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, और जिसने गलत जवाब दिया ना उसकी पिट्टी पिट्टी हो जाएगी, ठीक है। a fine branch of renal artery। blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole। ठीक है, afferent arteriole से blood आता है, ये रेफरेंट आर्टेरियोल, फिर वो गुच्छा बनाती है और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड चला जाता है, ठीक है। अब ये तो ग्लोमेरुलस की बात हो गई, लेकिन नेफ्रॉन के दो पार्ट थे ना, एक तो था ग्लोमेरुलस प्लस एक था रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो कभी कभी ना वो ऐसे खेल जाता है, लिख देता है नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ बोमेन्स कैप्सूल प्लस रीनल ट्यूब्यूल, और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों पास पास बने हुए हैं, तो हम कंफ्यूज होके टिक कर देते हैं। पर ध्यान रखना, ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ देखो फिर मैं गलत बोल रही हूँ, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो रीनल ट्यूब्यूल की बात करें, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट है? ट्यूब्यूल का पार्ट है। तो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। सॉरी। Glomerulus along with Bowman's capsule is called a Malpighian body। ठीक है, क्या बोलेंगे? Malpighian body या renal corpuscle। अब देखो ये हुआ ग्लोमेरुलस और ये हुआ बोमेन्स कैप्सूल, और ये दोनों मिलके क्या हुए? माल्फीजियन बॉडी या फिर माल्फीजियन कॉर्पस्कल। ठीक है, समझ में आया? सो अब एक स्टेटमेंट बोलती हूँ मैं, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ माल्फीजियन कॉर्पस्कल प्लस रीनल ट्यूब्यूल। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बेटा बताओ, मानवी ताजमा बताओ। ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? फॉल्स है। गुड 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 गुड, फॉल्स है, क्योंकि माल्फी ये जो वोमेन्स कैप्सूल होता है ये खुद ही एक रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। गुड, चलो। ग्लोमेरुलस अलोंग विद वोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फीजियन बॉडी, ये पढ़ा दिया। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। फिर क्या बनता है? हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, दिस, और इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो जो पास है वो प्रॉक्सिमल है, जो दूर है वो डिस्टल है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस के पास है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहले आता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, फिर उसके पास वाला मतलब पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर सीटी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको इस सारी चीजों को इससे याद करना, ठीक है। अब देखो, a hairpin shaped handless loop is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल क्या है? पहले सबसे पहले था बोमेन्स कैप्सूल, फिर था पीसीटी। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल है हैंडलेस लूप, उसमें है ना असेंडिंग लिम्ब है पहले, फिर डिसेंडिंग लिम्ब है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है, पहले असेंडिंग नहीं होता है बेटा। पहले ब्लड नीचे आ रहा है तो ये है, सॉरी, पहले फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब। पहले डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर असेंडिंग लिम्ब है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे सीक्वेंस में बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। पहले डिसेंडिंग लिम्ब है फिर असेंडिंग लिम्ब है, समझे क्या? समझ गए क्या बच्चों? Good. The ascending limb continue as another highly coiled tubular structure region called distal convoluted tubule। P से पास, P से proximal और D से डिस्टल और डी से दूर, ठीक है। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान से पढ़ लो बेटा, ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट।
ठीक है, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyces. थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन से कवर करवाऊंगी। The malphizian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. ठीक है, जो मेल्फिजियन कॉर्पस्कल होता है मतलब कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और उसके साथ में पीसीटी एंड डीसीटी, ये सब हमारे सिचुएटेड होते हैं कॉर्टेक्स में मतलब कॉर्टिकल रीजन में। और डीप मतलब मेड्यूला जो होता है वहां पे डीप होता है लूप ऑफ हेनले। अब देखो, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं ना, लगभग 80% उनमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, छोटा सा। ठीक है लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला, मतलब कि मेड्यूला तक पहुंच ही नहीं पाता, छोटा से ही पहुंचता है मेड्यूला में। अब वो छोटा है तो अंदर डिप कैसे कर पाएगा? तो इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, मतलब कॉर्टेक्स में ज्यादा है, मेड्यूला में कम है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और कुछ और होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और रन्स डीप इनटू द मेडुला, मेडुला के बहुत अंदर तक जाता है, उनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब देखो, द इफरेंट आर्टीरियोल, ये है अफरेंट, ये बना ग्लोमेरुलस, और ये है इफरेंट। ठीक है, क्या है? इफरेंट। द इफरेंट आर्टीरियोल, आज तुमको मेरे बहुत सारे वॉइस इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है जुकाम में। द इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो, ये बना है ना, इफरेंट आर्टीरियोल ने कैपिलरी नेटवर्क बनाया है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, तो इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सॉरी बच्चों, सॉरी, रियली सॉरी। देखो, पेरी का मतलब होता है आसपास, तो ट्यूब्यूल के आसपास जो है ना, उसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर। अब जैसे अपन किसी के आसपास बोलते हैं पेरीफेरी, पेरीफेरल। ठीक है, तो पेरी मतलब होता है आसपास, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल के आसपास मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब उसमें से एक माइन्यूट वेसल होती है इस नेटवर्क की, जो कि हैनले लूप के एकदम पैरेलल चलती है और यू शेप की होती है, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा एब्सेंट होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। कहाँ एब्सेंट होगी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले छुट्टू सा होता है, तो वासा रेक्टा नहीं होती है या फिर हाईली रिड्यूस होती है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, the descending arm of loop of Henle continue as distal convoluted tubule। बताओ, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बोलो, टाइम नहीं दूंगी। द डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फॉल्स बोल रहे हैं बच्चे, फॉल्स बोल रहे हैं। कोई बताएगा क्यों फॉल्स है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बेटा, क्यों फॉल्स है? पीसीटी, हाँ, बट पीसीटी कंटिन्यू नहीं, लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू नहीं करता है एज अ पीसीटी, पीसीटी कंटिन्यू करता है एज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो वहां भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहले पीसीटी आती है फिर लूप ऑफ हेनले आता है। मैं पढ़ना चाहूंगी, कुछ कुछ लिखा है। मैम वो तो असेंडिंग से कंटिन्यू होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, गुड, तो ये है असेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाते हैं ना ऐसे करके, और फिर बनता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा हो गया फॉल्स। अब तो तुम होशियार बच्चे हो गए यार, वेरी गुड। पर ये गलती तुम एग्जाम में कर सकते थे या नहीं? ऑनेस्टली बताना, कर सकते थे या नहीं? करते या नहीं बताओ, ऑनेस्टली बताओ बेटा, करते या नहीं? करते ना? ठीक है, करो अब। तो मेरे से पिट्टी पिट्टी करवा लेना, पिटाई तो होगी। चलो ठीक है, द डीसीटी ऑफ एवरी नेफ्रॉन opens in straight tube called collecting tubule। ट्रू और फॉल्स?
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों फॉल्स है? वैष्णवी सागरिका क्यों फॉल्स है, बताओ। बताओ क्यों फॉल्स है। मैनी नेफ्रॉन होना चाहिए। पर बेटा, हर जगह रट्टामार नहीं चलता है, हर जगह हर कॉन्सेप्ट भी तो चलता है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स की सीटी होती, मतलब वो होता है डीसीटी होता है, वो एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाती है। मतलब एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत सारी हमारी नेफ्रॉन्स की डीसीटी आती है। पर हर नेफ्रॉन की डीसीटी भी तो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाती है। अगर हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें बहुत सारों की आएगी, लेकिन हम नेफ्रॉन की बात करें तो हर नेफ्रॉन की डीसीटी किसी ना किसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा रही है ना। तो यहाँ तुम मात खा गए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया कैसे ट्रू है? समझ में आया? अब मैं समझा देती हूँ अगर नहीं आया है तो। देखो, मान लीजिए ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है? और ये है डीसीटी। वहीं पे ये एक और नेफ्रॉन है, बहुत गंदा सा नेफ्रॉन बना है। अब ये है एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है? ये है एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और इसकी डीसीटी भी यहाँ आई है, इसकी डीसीटी भी आई है, और एक और था, उसकी डीसीटी भी यहाँ आई है। बहुत हॉरिबल दिख रहा है बट ठीक है। तो अगर हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात करें तो बहुत सारे नेफ्रॉन की मतलब many nephrons, the DCT of many nephrons open in a straight tube called collecting tubule। पर अगर सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन की बात करें तो हर नेफ्रॉन की डीसीटी तो आती है ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक, कहीं रह तो नहीं जाती। तो अगर ये हम सिंगल नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसको कंफ्यूजन में नहीं लेना है। आ गया समझ में? किसी को डाउट है? अब समझ में आ गया ना? ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, बहुत लड़ते थे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब अगला आता है, ठीक है? द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। जग्गू, हे जग्गू, बताओ बताओ। सागरिका, मानवी, ताजमा और कौन कौन बच्चे हैं? जाकिर, आफरीन। बताओ जल्दी, ट्रू है या फॉल्स है? तुम बहुत टाइम ले रहे हो, पढ़ाऊंगी कब मैं? बहुत सारा बचा है अभी। नहीं बता रहे हो क्या? छोड़ दो क्वेश्चन आंसर, आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं आगे? बताओ बेटा। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब दिख रहा है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ ये वाला। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। मानवी, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? फॉल्स है, फॉल्स है ऑफरिन, फॉल्स है। क्यों बेटा, क्यों फॉल्स है? ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है भाई। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ट्रू होना चाहिए। तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो भाई? ट्रू है ये। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। गुड, गुड, ठीक है। ट्रू है। स्ट्रेट ट्यूब है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट ही एक स्ट्रेट ट्यूब है, वो उसका फीचर बताया है उन्होंने कि ये स्ट्रेट होती है, ठीक है? अब आगे समझ में? कलेक्टिंग डक्ट ही स्ट्रेट होती है, समझे? चलो अब एक और है, एक और क्वेश्चन। एवरी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इन अ सिंगल कैलिक्स। जल्दी बता दो, टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रू है या फॉल्स है? एवरी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इन अ सिंगल कैलिक्स। पढ़ा चुकी हूँ बेटा, जल्दी बताओ। बताओ बताओ। एवरी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इन अ सिंगल कैलिक्स।
तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो क्या बच्चों? सागरिका, ताजमा, रिधान्या, रिधान्या बताओ। इतना टाइम लोगे तो हम बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे। ट्रू है? ठीक है, गुड, ट्रू है। चलो, ट्रू है तो ग्रीन कलर से लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू क्यों है मैं आपको बता देती हूँ क्यों ट्रू है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ है ये रहा। मैनी ऑफ विच, मतलब यहाँ पे अगेन वर्ड आ गया है मैनी, ठीक है। मैनी ऑफ विच कन्वर्स एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिड इन द कैलिक्स। तो रीनल पेल्विस में ओपन होती है, लेकिन थ्रू कहाँ जाती, किसके थ्रू होती है? मेडुलरी पिरामिड्स के। मतलब पहले पहले आएगा हमारा, सॉरी कहाँ पे थे, ये रहा। पहले हमारा आएगा पिरामिड, मतलब, और फिर आएगा कैलिसिस, देन आएगा हमारा पेल्विस। तो ये सीक्वेंस याद रखना। इसमें हमको ऐसा लगता है कि पहले तो पेल्विस आ रहा है तो कैलिक्स में कैसे ओपन हो गई, ठीक है। तो पहले पेल्विस लिखा हुआ है, बट किसके थ्रू जाती है? कैलिक्स के। तो पहले कैलिक्स आता है, फिर पेल्विस आता है। समझ गए क्या क्या बताना चाह रही थी मैं? जुकाम मुझे काफी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है समझाने में, पर अगर आप समझ गए हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं थोड़ा कम एफर्ट लगाऊं। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। द एफरेंट, हेलो कायनात, the afferent arteriole emerging from glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillary। ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बता दो। कायनात, रिथान्या, आफरीन, मानवी, जल्दी बताओ। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वैष्णवी? क्यों फॉल्स है? जग्गू, जग्गू क्यों फॉल्स है? जल्दी बता दो, एक लास्ट पैराग्राफ और बचा है, फिर खत्म करेंगे। इफरेंट होगा, गुड, वेरी गुड। ये क्या होगा? इफरेंट आर्टीरियल होगा। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे हमको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन पे, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक हो गई, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन तीन है। मेरे साथ में याद करोगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहली क्या है? फिल्ट्रेशन, फिर है रीएब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद है, रोको मुझे भाई, रोको, गलत बोल रही हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर है, सही बोल रही हूँ यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। जो बोल रही हूँ मैं उसी में, हाँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तीन हमारी प्रोसेसेस होती है, दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by glomerulus and it is called glomerular filtration, ठीक है। इसमें कोई समझने जैसी चीज नहीं है। On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly one fifth of the blood pump out by each ventricle of the heart। अब देखो, वो ऐसा भी बोल सकता है, which constitute roughly वन फिफ्थ ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो सही होगा या गलत होगा? अगर वो कार्डियक आउटपुट भी बोलेगा तो भी सही होगा बेटा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन ही यही है, ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, यही है। और स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या है? इन अ सिंगल बीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट होता है हमारा 5000 ml। कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम से हम डिफाइन करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, हार्ट रेट होता है 72 बीट्स, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5000 आएगा, मतलब कि 5 लीटर। चलो, वो वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लेना जाके, ठीक है। अब देखो, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर। मतलब कौन करवा रहा है फिल्ट्रेशन?
जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर है, हाई प्रेशर होगा तो फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। बहुत सारे प्रेशर आते हैं, उसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, एमबीबीएस में पढ़ना, ठीक है। अब 3 लेयर होती है, मैंने तुमको बोला था जब मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, उसमें भी 3 लेयर थी, तब मैंने बोला था कि किडनी में एक ऐसी वो आएगी, तो वहां वाला रिवाइज कर लेना बेटा। पहले थी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, वहां पे क्या थी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, और फिर एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, वहां पे था एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, और अब है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर्स, तो ये तो सेम थी, ठीक है। और वहां पे एक लाइन और लिखी थी, लेस देन 1 mm की थिकनेस होती है इन तीनों को मिला के भी, ठीक है। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, अब देखो जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना बोमेन्स कैप्सूल के, वो पोडोसाइट्स बोलते हैं उनको, और वो एक इंट्रिकेट, सारे वर्ड हाईलाइट कर लो, पोडोसाइट इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में कुछ स्पेस रहे, और वो जो स्पेस बचती है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स। तो देखो ऐसे अरेंज होते हैं वो, ऐसे। तो बीच बीच में स्पेस दिख रही है ना इनके, तुम्हें नहीं दिख रही होगी कैमरा में इतने अच्छे से, ठीक है, स्पेस दिख रही है ना, तो ये होती है हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम पोडोसाइट्स। अब देखो बॉडी ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, सब कुछ चला जाता है, बस प्रोटीन पास नहीं होता है ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल में। मतलब ब्लड में से आया सारी चीजें जितनी जितनी भी आ रही है, उसमें से सिर्फ प्रोटीन बच गया, बाकी सब नीचे पास हो गया, ठीक है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो आरबीसी जाएगी क्या, प्रोटीन जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ हाँ या ना बोलना, प्रोटीन जा रहा है, जल्दी करो बेटा, यस और नो बोलने में कितना टाइम, नहीं, ठीक है। आयंस जा रहे हैं, जा रहे हैं, आरबीसी जा रही है, आरबीसी जा रही है, गधो, गधो आरबीसी कैसे जा रही है, उसने क्या बोला है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा, और प्लाज्मा आरबीसी प्लाज्मा का पार्ट नहीं है, ब्लड के दो पार्ट थे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा अलग चीज थी। तो प्लाज्मा में से भी प्रोटीन नहीं जा रहा है, बाकी सब कुछ जा रहा है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो जा ही नहीं रहे, कभी कभी जाते हैं बट वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, वो होती है बीमारी की कंडीशन, ठीक है। वो हमारी डिसीज्ड कंडीशन होती है जिसको हिमेचूरिया बोलते हैं, उसमें जाता है, लेकिन हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। सो प्लाज्मा जा रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं जाएगी, और प्लाज्मा वैसे भी प्रोटीन नहीं जाएगा, ठीक है। समझ गए कहाँ गलती करना था तुमको और कहाँ अब नहीं करोगे मेरे कहने के बाद, चलो गुड। और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब एक और क्वेश्चन बच गया था, ऑल थ्री प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जॉइंटली टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, बताओ सही है गलत है, गलत। गलत है, क्यों गलत है, डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जॉइंटली सब में नहीं होता है, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग पार्ट में होती है, ठीक है। चलो एक पैराग्राफ और है फिर छुट्टी तुम्हारी। देखो द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जितना छन जाता है ना, उस छन्नी में से जितना 1 मिनट में छन जाता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जीएफआर। और हेल्दी इंडिविजुअल में ये होता है 125 ml पर मिनट, या फिर 180 लीटर पर डे, मतलब इसी को डे में कन्वर्ट किया है तो 180 लीटर। अब देखो the kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate। अब देखो जो किडनी होती है ना, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब हमारे जीएफआर को कैसे कंट्रोल करती है, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, उनमें से एक मैकेनिज्म है, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, और ये है स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द
सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी एंड द अफरेंट आर्टीरियोल। अब देखो इस अफरेंट आर्टीरियोल की जगह वो इफरेंट आर्टीरियोल लिखेगा, और अभी तो तुमको याद हो जाएगा, पर वहां जाके कंफ्यूजन होगा कि अफरेंट था कि इफरेंट था। तो उसके लिए मैंने यहीं पे ट्रिक लिख दी है। देखो नाम में ही क्या है, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, तो ए है तो एफरेंट आर्टीरियल होगा। नो कंफ्यूजन बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट, ए है तो एफरेंट ही होगा, समझ गए। यहाँ एफरेंट है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में क्या है, इफरेंट है। समझ गए, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो गुड। अब देखो अ ये हो गया अ फॉल इन जीएफआर। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो वो जेजी सेल को एक्टिवेट कर देता है और वो रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन क्या है, एक हार्मोन है। अब देखो वैसे तो जो तुम्हारा डाइजेशन वाला चैप्टर है वो हटा दिया है, पर फिर भी वो ऑप्शन में तुमको रेनिन लिख देगा। और डिफरेंस क्या है, डबल एन और सिंगल एन का, ठीक है। तो रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है, एंजाइम। और रेनिन क्या है, हार्मोन। तो तुमको याद रखना है कि सिंगल एन वाला रेनिन, ठीक है। अब एंजाइम छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, उनको हर चीज दो चाहिए होती है। नहीं मम्मी एक और एक और एक और चाहिए, हर चीज दो चाहिए होती है। तो जिसमें जिसमें डबल एन है उनको एन भी दो चाहिए, जिसमें डबल एन है वो बच्चों की चीज है, मतलब एंजाइम है। और जो हमारे काम की चीज है ना अभी, वो है RENIN, जो कि एक हार्मोन है। समझ में आया? अगर याद रहेगा तो मेरे को छोटा सा दिल भेज दो, अगर ट्रिक याद रही तो। गुड, थैंक यू। चलो अब हम आते हैं, फिर वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है ब्लड फ्लो को, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, और जीएफआर वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। देखो फॉल होगा जीएफआर में, मतलब जीएफआर कम हुआ। अब क्या स्टिमुलेट किया, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जल्दी जल्दी ब्लड वहां से पास होगा तो ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, और वो नॉर्मल आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट कर रहा है, डिप्रेस नहीं कर रहा है या इनहिबिट नहीं कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, जैसे फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 लीटर, पर हमको इतनी सूसू आती है क्या, 180 लीटर कौन सूसू जाता है बताओ, आती क्या इतनी सूसू, कोई है तुम में से ऐसा? नहीं ना, ऑब्वियसली नो बेटा। सो इसका क्या मतलब है कि जो फिल्ट्रेट बनता है वो वापस रीएब्सॉर्ब हो जाती है, बहुत सारा उसमें से वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और बहुत सारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। ठीक है, अब द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग सेल्स परफॉर्म करती हैं, या तो एक्टिव मतलब यूज ऑफ एटीपी से, और पैसिव जहाँ पे यूज ऑफ एटीपी नहीं होता है, सिर्फ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम। कौन कौन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, ये एक्टिवली होते हैं, रीएब्जॉर्ब मतलब एटीपी का यूज होता है। और वही जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, और जो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। याद रखो कि ये एक्टिव कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है, भूलना नहीं है। उसके बाद है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया। क्या क्या सिक्रेट करते हैं, H+, K+ और अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, और इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस ऑफ बॉडी फ्लूइड, एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इसकी वजह से आयोनिक और पीएच बैलेंस होता है, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल में, पर अभी नहीं पढ़ेंगे एस 6 मिनट बाकी है, और कल तुमको टेस्ट देना है तो प्रिपेयर करना है, तो कल कल शाम को अगर क्लास हुई तो कल पढ़ेंगे। तो अभी इतना हमारा बचा हुआ है, सिर्फ मेन मेन ये 3-4 पेज, तो ये कल कर लेंगे। अब बताओ क्लास समझ में आई, चीजें याद हुई, जो क्वेश्चन थे वो लगे सोचने लायक है कि हाँ हम गलती कर सकते हैं? ठीक है, अगर तुम लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो भी जो पीसीबी पॉइंट डिस्कशन ग्रुप है हमारा, वहाँ पे अपना फीडबैक देना। और अगर बुरी लगी हो बुरी तो पूरी नहीं लगी होगी, आई एम श्योर,
कॉन्फिडेंस तो है थोड़ा-सा, तुम लोगों की वजह से ही है, तुम इतने दिल जो भेज रहे हो मेरे को। तो देखो अगर कोई भी कमी लगी है तुम लोगों को कि मैम ये और इंक्लूड किया जा सकता था या फिर और कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती है, जो तुम्हें लग रहा हो, तो वो तुम वहाँ बताना। और देखो बताना ज़रूर, अच्छा हो या बुरा जितने भी प्रेज़ेंट है वहाँ बताना ज़रूर ताकि वहाँ पे जितने भी बच्चे और भी हैं, वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठाएँ। तुम्हारा कॉम्पिटिशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ। ठीक है? बताओगे ना? बताओगे कि नहीं? मेरे को सबके नाम याद है, अगर वहाँ तुम्हारे अभी मैसेज नहीं दिखे ना मुझे जाके मैं देखूँगी, तो पिट्टी-पिट्टी कर दूँगी। चलो ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने सैटरडे को भी मेरे लिए टाइम निकाला। बाकी तो ठीक है, चलते हैं अब, है ना? बाय-बाय। बाय-बाय। मैम इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड होगा बेटा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। सर दिख रहे हैं ना, द पीसीबी पॉइंट करके सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हम नहीं लिंक मैम, शेयर कर देंगे। चैप्टर है ही ना, तो इसका नहीं रहता है, बस एक ही जो एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट है ना, बस उसी का अपलोड है। हाँ, कल कल हमने लोगों को देखो फर्स्ट में ना रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक हर जगह इतने अच्छे से डिलीवर नहीं हो रहा था वो कि रिकॉर्ड हो जाए, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लेकिन हमने अब कुछ गैदर कर ली है मशीनरी जिससे कि रिकॉर्ड हो जाए। और लोकोमोशन के बाद कल लोकोमोशन का सेकंड पार्ट हुआ था, पर वो भी टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लेकिन अब जितने भी सेशन आएँगे ना वो सब रिकॉर्ड हो जाएँगे, टेक्निकल इशू रिज़ॉल्व हो गया है। तो अब मिल जाएँगे, मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगी डिस्कशन ग्रुप पे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, और कोई दिक्कत? मैम जब आप न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ाएँगी, तो आप वो जो डिलीटेड पोर्शन है आई, ईयर वाला वो भी पढ़ाएँगी क्या? डिलीटेड कौन-सा है? मैम आई बताओ। और ईयर रिफ्लेक्स सेक्शन से शायद डिलीटेड है। अच्छा वो डिलीटेड है। तो देखो अगर हमारा टाइम बचता है लाइक आधा घंटा बचता है, तो मैं चाहूँगी एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, मतलब उसमें से एकदम बेसिक तो पढ़ ही लें, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलती से आ गया तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो पहले वो जो चीज़ें डिलीटेड नहीं है, जो आ रही हैं उसको अच्छे से करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक जस्ट कैज़ुअल रीडिंग लगाएँगे ताकि तुम्हें कुछ तो याद रहे, है ना? चलो ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? इतनी ज़ुकाम हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, अब सोना पड़ेगा। और कोई सवाल हो तो बताओ, 3 मिनट और बचे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, तुम लोग जा भी सकते हो और बात करनी है तो बात भी कर सकते हो, कुछ पूछना है, कोई डाउट भी हो चैप्टर में तो पूछ सकते हो। अच्छी लग रही है ना सीरीज़ तुम लोगों को पक्का? बताओ, अच्छी लग रही है ना? ठीक है, क्योंकि देखो इतने कम बच्चे आते हैं ना तो मुझे भी कभी-कभी डिमोटिवेशन फ़ील होता है कि कहीं मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ। बट फिर ये भी सोचती हूँ कि यार कम बच्चे आ रहे हैं पर जो रेगुलर आ रहे हैं, उनके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, उन लोगों को तो मुझसे उम्मीदें हैं। हुँ, ठीक है, रेगुलर आइएगा, आते रहिएगा, चलते हैं। पढ़ाई कीजिए, कल टेस्ट दीजिएगा सब, ऑल द बेस्ट। बाय-बाय।